आज हम देखेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री की नई बुक्स आई है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है, उसके बारे में डिटेल्स है, उसका विस्तार कब कैसे हुआ था। अब हम सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे कालक्रम। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसका कालक्रम क्या है, उसका निर्माण कब हुआ, वो ख़त्म कब हुई, वो डिस्ट्रॉयड कब हुई, उसमें किस प्रकार विकास हुआ, कब क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। जो कालक्रम है, जो समय की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कि वो पहले ही उसका निर्माण कब हुआ, सेकंड उसमें जो विकास है वो कैसे हुआ, और थर्ड वो जब खत्म हुई, डिस्ट्रॉयड हुई, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि अब ये पॉइंट्स आता है कि रेडियो कार्बन तिथि होती क्या है। रेडियो कार्बन तिथि वो चीज़ है जिसमें हम खुदाई करते हैं, कुछ हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उनके समय के अनुसार हम देखते हैं कि ये कितना डिस्ट्रॉयड हो चुका है, कितना नहीं है, ये कितना साल पुराना होगा, उसको हम रेडियो कार्बन कहते हैं। उनकी तिथियों से पता चलता है कि 2500, 7500 और 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान के रूप में बसाया था। ईसा पूर्व, ईसा मसीह का आपके बारे में आप जानते होंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी सन होती हैं उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व, और उसके बाद में जितनी सन होती हैं उसको कहते हैं ईसा। ओके, तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस इतना है कि जो पीछे की जो सन होती है, जैसे पीछे क्या होता है, जैसे 1700 है, फिर आएगा 1600 ईसा पूर्व, ऐसे कम कम होते हुए कहाँ तक आएगी, जीरो तक। ओके, जीरो के आने के बाद में हम जो हमारी सन चल रही है वैसे चलेंगी, 1 2 3 4, फिर आगे लगाता चलेंगी। इससे पीछे क्या होता है, इससे पीछे उल्टा चलता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 7500 और 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम संस्कृतियों ने बसाया। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने चरण पढ़ रहे थे, 3 चरण पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला यही है कि जो लोगों हैं, सरस्वती लोग, सांस्कृतिक लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना घर निवास कब बसाया। सेकंड हमारा आता है कि उसमें विकास किस प्रकार हुआ। मैंने बताया था कि उल्टियाँ गिनती है वो इसमें शुरू होती हैं ईसा पूर्व में। तो देखो यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व था, फिर आ गया हमारा 3200 ईसा पूर्व, मतलब इसके बाद की बातें ही है। इसमें क्या था, 3200 ईसा पूर्व में नगर योजना के लक्षण, लेखन कला, मोहरों का विकास और नाप तोल की पद्धति के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ। इसमें क्या कहा गया है कि जो 3200 ईसा पूर्व में है तब क्या होने लगा था, पहले तो इन्होंने निवास स्थान बसाया था, लेकिन 3200 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर लेखन कला, मतलब कविताएं लिखनी जाने शुरू हो गई। नगर को बसाने की योजना है वो अलग अलग आगे सामने आने लगे। और जो हमारे सिक्के होते हैं, जो हमारा रुपया होता है, हमारे जैसे हम चलाते हैं, मोहर होती है, उसका विकास हो गया। और नाप तोल की जो पद्धति होती है कि कितना नाप तोल होगा, इकाई, उसका भी विकास है 3200 ईसा पूर्व में यहाँ पर हो गया था। इससे आगे देखा गया कि जिसमें 2600 ईसा पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया। इसने कहा है कि शुरुआत में तो हमारा 7000 ईसा पूर्व पहले तो ये बसा हुआ था, बाद में 3200 में ईसा पूर्व में इसमें विकास होना शुरू हो गया। 2600 तक यहाँ पर अच्छे से विकास हो गया था और ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बन गई थी। ओके, कब बनी थी, लगभग 2600 ईसा पूर्व तक इसमें अच्छे तरह से विकास हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। जो हमारी नगरीय सभ्यता थी, लोग यहाँ पर नगर योजना बनाकर रहते थे, वो धीरे धीरे जो गाँव के लोग हैं, ग्रामीण संस्कृति है, उसमें परिवर्तित हो गई। कई बार हमारा MCQ क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता से ग्रामीण संस्कृति में बदलना कब शुरू हुई। तो हम क्या लिखेंगे, 1900 ईसा पूर्व जो हमारी है वो ग्रामीण संस्कृति में बदलना शुरू हो गई। इसके चलते चलते आखिर में लास्ट में 1300 ईसा पूर्व में इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। जो 1300 ईस्वी पूर्व है उस टाइम यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। जो इसका विकास था वो कब शुरू हुआ था, इसका विकास हुआ था
7500 से 7000 ईसा पूर्व पर इसका विकास होना शुरू हुआ था, लेकिन 1300 ईसा पूर्व आते यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैंने आपको बताया है कि ईसा पूर्व से जितने भी पहले की जो संख्या होंगी वो उल्टी चलेंगी, जैसे 100, 99, 98, 97। लेकिन इसके बाद में जीरो आने के बाद में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखा है कि इसका कालक्रम है, जो सिंधु सभ्यता का कालक्रम है, उसको 3 भागों में बांटा गया है कि सबसे पहले उसका विकास कब हुआ, जो बीच में फिर उनमें कब क्या विकास हुआ है, वो नगरीय सभ्यता वो ग्रामीण में कब चेंज हुई, अब बाद में इस सभ्यता का पतन कब हुआ, ये पतन मीन्स खत्म कब हुई, डिस्ट्रॉयड कब हुई, उसके बारे में बताया गया है। रेडियो कार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिससे हम किसी चीज़ को खुदाई करते हैं, हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, उसको हम जांच पड़ताल करके देखते हैं कि वो कितनी साल पुरानी है, इसमें कितने गुण है, क्या रखा है, क्या नहीं रहा हुआ है, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है, उसे हम कहेंगे रेडियो कार्बन तिथि। इससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नगर योजना। जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसका विस्तार कितना है, उसका कालक्रम कितना है। अब हम देखेंगे इसकी नगर योजना कैसी है। इसकी नगर योजना हमने पढ़ी है कि 3200 ईसा पूर्व में इसमें नगर योजना है वो बननी शुरू हो गई थी। तो हम देखते हैं इसमें नगर योजना है उसके कितने पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रक्षा प्राचीर। इसमें रक्षा प्राचीर है, मतलब रक्षा के लिए बाहर जो आउटर मोस्ट है वो क्या लगाया गया है, दीवार है या कुछ और है। दूसरा हमारा आते हैं सड़कें। नगर योजना में सड़कें गलियां ज़्यादा प्रमुख होती हैं, तो इसमें दिया गया है कि सड़कें हैं वो किस प्रकार की हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड आता है हमारे नालियाँ। नालियाँ मीन्स स्वच्छता के लिए हम नालियाँ बनाते हैं ताकि गंदा पानी है वो इकट्ठा ना हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। भवन कैसे बने हुए हैं, कहाँ पर किसका बना हो वो पढ़ेंगे, और ईंटों का माप पढ़ेंगे। हम ये यहाँ पर 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे नगर योजना की विशेषता में। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि नगर योजना है जो सिंधु सभ्यता है उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप क्या लिखोगे, आप इन 5 पार्ट्स को लिखोगे, आप पाँचों को लिख के इनको डिफाइन कर दोगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो हम देखते हैं नगर योजना। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं। इसने क्या कहा है कि जो नगर योजना है सिंधु सभ्यता की उसमें जो समरूपता है, समानता है, लेकिन कुछ जो एक्सेप्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, वो भी हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं। जो सिंधु सभ्यता है उसमें कई बार क्वेश्चन हमारी आ जाता है कि उसमें टीले किस साइड हैं। उसमें टीले केवल 2 ही साइड हैं, जो हमारे देखो ये होती है हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो टीले बने होते हैं वो किस साइड हैं जो सिंधु सभ्यता में, एक तो ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेस्ट की तरफ है। 2 टीले हैं इस नगर के बाद वाइज बने हुए हैं। जो पूर्व में टीला है उसको कहा जाता है आवास क्षेत्र, और जो पश्चिम है उसको कहा जाता है दुर्ग क्षेत्र। जो इस साइड होगा हमारा उसको कहेंगे हम आवास क्षेत्र। आवास मीन्स रहने की जगह, और दूसरी साइड हम कहेंगे क्या है, दुर्ग क्षेत्र। ओके, इसमें 2 टीले बताए गए हैं सिंधु सभ्यता के, आवास क्षेत्र और दुर्ग। तो आगे देखते हैं, ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। इसमें क्या है, जो सुरक्षा है, सुरक्षा के प्रबंध अच्छी तरह से थे, इसमें सुरक्षा पूरी तरह से अच्छी थी। रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने हुए थे। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकारी, कारीगर और श्रमिक रहते थे। मैंने बताया कि आवास क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आवास क्षेत्र में जो लोगों का रहने का स्थान है उसको कहा जाता है। तो आवास क्षेत्र में कौन कौन से लोग रहते हैं, इसमें सामान्य ग्रामीण लोग भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, शिल्पकारी भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में कितना विकास हो चुका था कि वहाँ पर व्यापारी, शिल्पकारी और श्रमिक वगैरह भी हो गए थे। तो सिंधु सभ्यता वो पूरी तरह से विकास के रास्ते पे थी, लेकिन उसका 1300 ईस्वी में क्या हो जाता है, ईसा पूर्व में पतन हो जाता है। जो आवास क्षेत्र है उसमें समय ने बताया कि सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकारी रहते हैं। और जो दुर्ग का क्षेत्र होता है उसमें क्या है, दुर्ग के क्षेत्र में हमारा जो हम शासन चलाते हैं उसके भवन बने हुए थे, जैसे प्रशासनिक, सार्वजनिक और अनागार। अनागार मीन्स अनाज के भंडार रखने की जो जगह होती है उसके कहेंगे हम अनागार। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर योजना में सड़कों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट पढ़ा है, यहाँ पर हमने पढ़ा है सुरक्षा प्राचीर। क्या पढ़ा है, सुरक्षा प्राचीर।
अब हमारा सेकंड जो आता है वो आता है सड़कों पर। हमने पॉइंट्स देखा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्षा प्राचीर, फिर पढ़ेंगे सड़कें। तो अब पढ़ेंगे हम सड़कें। सड़कों में बताया गया है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर योजना है उसमें सड़कों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य सड़कें नगर को 5 या 6 खंडों में बांटती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी मुख्य सड़कें उसको कितने खंडों में विभाजित करते हैं, तो कितने में करती है, 5 से 6 भागों में उसको विभाजित करते हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें हैं वो 9.15 मीटर है और गलियां हैं वो औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। तो इसमें कहा कि जो मुख्य सड़कें वो कितनी थी, 9.15। इसको 15 नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉइंट्स के बाद जो जितने भी डिजिट आते हैं उनको अलग अलग बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 9.15 मीटर है। जो मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं वो इतनी थी और जो गलियां हैं वो कितनी थी, 3.0 मीन्स आगे कुछ नहीं, 3 मीटर ही चौड़ी उसकी गलियां थी। फिर आगे आता है इसके प्रमुख शहर हैं जैसे कालिंगा, राखीगढ़ी और मिठाथल की सड़कें भी चौड़ी थी, मतलब इनकी सड़कें भी हैं वो अच्छी थी। और ये सड़कें प्राय कैसी थी, कच्ची थी। ये सड़कें इनकी चौड़ाई भी पूरी थी, लेकिन इसमें एक था कि ये सड़कें कच्ची थी, पहले इतना ज़्यादा विकास नहीं था इसलिए क्या थी, ये कच्ची थी। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि रक्षा प्राचीर क्या है, सड़कें क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नालियाँ। नालियों का काम होता है प्राय गंदे पानी को एक तरह इकट्ठा करना। तो इसमें दिखाया है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखते हैं कि कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे और घरों के नालियाँ हैं वो सड़के के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। फिर नालों के माध्यम से पानी है वो नगर से बाहर जाता था। तो इसमें जो नगर योजना है सिंधु सभ्यता की वो बहुत ही अच्छी से बनाई गई थी। इसमें ना सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें जो नालियाँ हैं उसको बनाया गया था और नालियों का जो पानी है वो एक बड़े नाले में मिल जाता था कि फिर उस बड़े नाले से जो नगर है उससे बाहर पानी चला जाता था। जो नालियाँ हैं वो मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनाई गई थी और इसकी चौड़ाइयाँ और गहराइयाँ आवश्यकता अनुसार निर्धारित भी कर गई थी। जो नालियाँ हैं वो नालियाँ हैं उनको ऊपर से ढका भी गया था कि बड़ी ईंटें होती हैं उनसे उनको ढक भी दिया गया था ताकि जो गंदगी है वो ना फैले। इन नालियों की समय समय पर सफाई भी की जाती थी। तो इसमें क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें नालियाँ स्वच्छता के जो स्वच्छ है बात है, मतलब उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया था कि स्वच्छता है वो बनी रहे, गंदगी ना फैले। तो अगला पॉइंट हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, नालियाँ पढ़ लिया, रक्षा प्राचीर पढ़ लिया, सड़कें पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भवन। यहाँ पर कितने भवन हैं और ईंटों का माप क्या है, ये 2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। सामुदायिक में सभी लोगों के लिए होते हैं, ये सार्वजनिक होते हैं। जहाँ पर शासन संबंधित कार्य किए जाते हैं वो सामुदायिक होते हैं। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई, स्नानघर और भवन के बीच में एक आंगन होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं, शौचालय भी होते थे। जो नॉर्मली घर के हैं उनमें 3-4 कमरे होते थे, स्नानघर होता था। लेकिन जो संपन्न लोग हैं उनके घरों में ज़्यादा फैसिलिटी थी, इसलिए कुआं, शौचालय जैसी चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं। सीढ़ियों के प्रमाण मिलते हैं मीन्स यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फिर 2 मंजिला घर भी उपलब्ध थे। जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ के प्रमाण मिलते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 मंजिला घर भी होते थे। मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान फर्श, दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसमें क्या है, जो अच्छी से गरीब भवन है वो बनाया गया था। इसमें खिड़कियाँ, रोशनदान भी बनाई गई थी, 3-4 कमरे होते थे, स्नानघर, रसोई घर भी और बीच में आंगन भी होता था। तो जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो भवन का निर्माण है वो बहुत ही अच्छे से किया जाता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अन्नागार और स्नानगार भी आदि होते थे। जो भवन है, सभा भवन है, वहाँ पर सभी लोगों की सभा होती है। अन्नागार क्या होता है, जहाँ पर अन्न को हम इकट्ठा करते हैं उसको हम अन्नागार कहते हैं। यहाँ पर अन्नागार भी बनाए गए थे। इन भवनों में 1:2:3 और 1:2:4 का अनुपात की ईंटों का प्रयोग है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ईंटों का माप कितना है, तो हम क्या कहेंगे, जो सिंधु सभ्यता है उसमें 1:2 और 3 की ईंट यूज़ की गई थी। 1:2:3 मीन्स क्या है, इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से है। ओके, तो ऊंचाई इसकी कितनी है 1, जो चौड़ाई वो कितनी है 2 और जो लंबाई वो कितनी है 3। तो इन ईंटों का प्राय प्रयोग किया जाता था। और दूसरी माप दी गई है
1:2:4। तो ये दो हमारी जो अनुपात हैं वो दी गई हैं, इन दो प्रकार की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। तो हमने क्या देखा है कि इसकी नगर योजना वो कैसी है। नगर योजना में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने पाँचों पॉइंट्स पढ़े हैं। रक्षा प्राचीर, सड़कें, नालियाँ और इसमें भवन है और ईंटों का माप है। ये हमने पाँचों के पाँचों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसकी कला कैसी है। हर जो नगर होता है उसमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे उसका राजनीतिक कार्य कैसा था, धार्मिक कैसा था। वैसे ही हम पढ़ेंगे कि अब सिंधु सभ्यता की कला कैसी थी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हुई हैं हमें, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कला के नाम की भी कोई चीज़ थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तुत धातु और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। जो हमने सिंधु सभ्यता की खुदाई की है उसमें ना धातु और मूर्तियाँ मिली हैं मिट्टी की, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कला है उसको भी विशेष महत्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त मोहरे मनके और मिट्टी के बर्तन उनके सौंदर्य बोध को अंकित करते हैं। प्रस्तुत मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की एक मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कई बार देखते हैं हम क्या बताया कि जो मोहनजोदड़ो जो शहर है, नगर है, उससे क्या मिली है, उससे 19 सेंटीमीटर लंबी एक खंडित मतलब टूटी हुई, खंडित टूटा हुआ भाग है, पुरुष की मूर्ति मिली है। एक पुरुष की मूर्ति मिली है 19 सेंटीमीटर की मोहनजोदड़ो नगर से। खुदाई के समय ये मूर्ति मिली है, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कला को भी महत्व दिया गया था। कला है वो यहाँ पर भी उपलब्ध थी, उस समय कला का विकास हो चुका था। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु के नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मानव की मिट्टी की मूर्तियां, आभूषण और अन्य चीज़ें भी मिली हैं। पशु और पक्षियों में जैसे बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी की भी मूर्तियां यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। इसमें पता है क्या चीज़ें उपलब्ध हुई, कौन किन मूर्ति हुई हैं। इसमें पता है पशु पक्षियों, इंसान, नर्तकी और स्त्रियों की भी मूर्तियां यहाँ पर खुदाई में हमें उपलब्ध हुई हैं, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि कला का महत्व है वो कला का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण योग स्थान है। मोहरें मुख्यतः चौकाकार या आयताकार होती थी। जो हमारे फिलहाल जो मोहरें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वो गोल चलती हैं। यहाँ पर कैसी थी, चौकाकार, चौकोर और आयताकार यहाँ पर मोहरें प्राप्त होती थी, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो भी अंकित किए गए थे। जैसे हम कई बार हमारा जो सिक्का होता है उस पर क्या होता है, उस पर गांधी जी की फोटो होती है या तो फिर या दो हाथ की फोटो होती है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या थी, इसमें पशु पक्षियों के चित्र हैं वो अंकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो खेल के उपकरण है, मिट्टी के बर्तन है, वो भी हमें यहाँ से खुदाई में से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है, जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर कला है उसका विकास हो चुका था। विकास कला उसमें चीज़ें बनाई गई थी, मूर्तियाँ मिली हैं खुदाई में, और हमने इसका कालक्रम देखा है और नगर योजना कैसी थी वो भी देखी है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और धार्मिक जीवन है, वो सिंधु सभ्यता का कैसा था। और साथ में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके अभ्यास के क्वेश्चन है वो भी सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।